हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका YouTube के इस चैनल पर। आप लोगों ने एक शक्ति के बारे में सुना होगा जिसे कहते हैं आकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्स को आकर्षित करना पड़ेगा। तो आपको जो चाहिए, चाहे आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे अंकों के लिए, आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आप विश कर सकते हैं और उस क्षेत्र में सोचेंगे तो निश्चित रूप से सारी कायनात आपके सपने को पूरा करने के लिए तैयार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस पार्ट 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि जब एग्जामिनेशन में ट्रायल बैलेंस का प्रश्न आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा प्रश्न एकदम से सही हो। चलिए सीखते हैं। तलपट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहली बात जो याद रखनी है आपको वह है शीर्षक। ट्रायल बैलेंस का जो शीर्षक है वहां पर अब जब डेट लगाते हैं तो डेट लगाने से पहले आपको शब्द इस्तेमाल करना है एज ऑन या एज एट, और उसके पश्चात आपको लगानी है डेट। जैसे कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023, और एज ऑन का अर्थ क्या है यह मैंने आपको बात समझाई है। नेक्स्ट देखिए, सभी असेट्स अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो बैलेंस होते हैं डेबिट। बात आपने समझ ली है कि असेट्स अकाउंट के जो बैलेंस है वो कौन से होते हैं, डेबिट। डेबिट क्यों होते हैं इसकी प्रविष्टि आप याद कर सकते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। और इसकी जो राशि है वह आपको लिखनी है डेबिट कॉलम में। जैसे अब अकाउंट देखिए, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इसी प्रकार से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, शेयर अकाउंट आदि जो अकाउंट है जो हमारी संपत्ति है, असेट्स है, इसका बैलेंस होता है डेबिट। तो अगर असेट्स आपको दी है तो इसकी जो राशि है वह डेबिट कॉलम में लिखिए। सभी लायबिलिटीज के जो अकाउंट है उनका बैलेंस होता है क्रेडिट, और जो इसकी राशि है वह राशि आपको लिखनी है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में। अब ये कौन कौन से हैं, उदाहरण के लिए देखिए, बैंक लोन अकाउंट। अगर आपने किसी प्रकार का लोन बैंक से लिया है, किसी व्यक्ति से लिया है, तो उसको आप लायबिलिटीज मानेंगे और यह इसका बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस प्रकार से सभी लायबिलिटीज के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट, और आपको क्रेडिट कॉलम में राशि लिखनी है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सभी देनदार इनके बैलेंस होते हैं डेबिट, और सभी लेनदार क्रेडिटर्स इनके बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखोगे, डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वह क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कॉलम में लिखिए। ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट बैलेंस में लिखिए। सभी हानियां और खर्चे इन सब का बैलेंस होता है कौन सा, डेबिट। आप याद कीजिए, नाम मात्र खाते के नियम समस्त हानियों और खर्चों को डेबिट करते हैं, इसलिए उनका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो आप डेबिट कॉलम में लिख दीजिए। और जितने भी इनकम है या प्रॉफिट है इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, अगर सूचना स्पष्ट नहीं है नाम मात्र खातों के संबंध में, आपको प्रश्न में यह पता नहीं लग रहा है, जैसे लिख दिया रेंट 2000, ठीक है, डिस्काउंट 1000, अब समझ में नहीं आ रहा है कि रेंट हमने लिया है, डिस्काउंट हमने लिया है, या फिर रेंट दिया है या डिस्काउंट दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप लोग, आप इसको मान लीजिए एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस मानने का मतलब क्या हो गया, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट कॉलम में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको किसी खाते का बैलेंस नहीं पता लग रहा है और कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है तो आप एक विधि अपना सकते हैं कि उस खाते की उत्पत्ति किस जनरल प्रविष्टि से हुई थी। तो जनरल प्रविष्टि याद कीजिए, अगर उसमें डेबिट किया है तो उसका डेबिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट किया है तो क्रेडिट बैलेंस है। जैसे देखिए परचेज अकाउंट,
अब परचेज अकाउंट का बैलेंस एंट्री याद कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इसी प्रकार से सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की एंट्री याद कर दीजिए, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट किया है, क्रेडिट बैलेंस। इसी प्रकार से परचेज रिटर्न को हम क्रिएट करते हैं और सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, तो ये बैलेंस आप इस प्रकार से भी मालूम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्टॉक। यह अगर प्रश्न में दिया है तो इसको तलपट में नहीं दिखाना है। अब क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो वित्तीय वर्ष के अंत में होता है और अंत में ही इसकी समायोजन प्रविष्टि होती है। तो जब प्रविष्टि होगी तब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट उत्पन्न होगा, अतः इसे तलपट में नहीं दिखाना है। कब दिखाना है? देखिए, यदि क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन परचेज अकाउंट के द्वारा किया गया है तो इसे तलपट में लिखेंगे। यह बात भी आपको अंतिम खाते बनाते समय समझ में आ जाएगी। अब बात यह आती है कि क्लोजिंग स्टॉक को अगर तलपट में नहीं दिखाना है तो कहाँ दिखाना है? तलपट बनाने के बाद में तलपट के बाहर आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपए। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रश्न करते समय आपकी सहायता करेगी। आप प्रश्न करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। ट्रायल बैलेंस के संबंध में महत्वपूर्ण बातें समझने के बाद आइए हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं जिसके माध्यम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में लिखा है कि अग्रलिखित सूचनाओं से योग विधि और शेष विधि से 31 मार्च 2023 को तलपट तैयार कीजिए। तो सबसे पहली बात आती है शीर्षक की। तो देखिएगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023, यह सबसे पहले आपको लिखना है। अब चूंकि योग विधि से ही बनाना है और शेष विधि से ही बनाना है तो आपका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में 4 कॉलम बनेंगे। किसके? अमाउंट के। देखिएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट LF, ये तो कॉमन बात है। यहां पर टोटल मेथड और इधर देखिए बैलेंसिंग मेथड। टोटल मेथड में डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। बैलेंसिंग मेथड में भी डेबिट कॉलम है और क्रेडिट कॉलम है। तो यह अमाउंट के 4 कॉलम बनाने हैं। अब करना आपको क्या है कि जो प्रश्न आपको दिया है इसमें देखिए, नेम ऑफ अकाउंट, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब यह अकाउंट की समरी है जिसमें अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपको प्रश्न में दिया है। आपको योग विधि से भी बनाना है ट्रायल बैलेंस और बैलेंसिंग मेथड से ही बनाना है। तो योग विधि से ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको करना यह है कि एज इट इज जो अकाउंट आपको दिए हैं सारे अकाउंट यहां पर लिखने हैं जो मैंने पहले से ही लिख दिए हैं। अब जो अमाउंट है उस अमाउंट में डेबिट साइड का जो टोटल है वह डेबिट में लिखिए और क्रेडिट का टोटल जो है वो क्रेडिट में लिखिए और दोनों पक्षों का टोटल लगा के देखिए कि क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का योग मिलता है या नहीं मिलता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को योग विधि से हल कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आपने नोटबुक में योग विधि से जो प्रश्न हल किया है उसका मिलान यहाँ जो राशियां लिखी है उससे कीजिए। तो समस्त राशियां देखिए, कैश अकाउंट की डेबिट की राशि 27,550 ये देखिए लिखी हुई है। क्रेडिट का अमाउंट 12,900 तो 12,900 यहाँ लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए एक तरफ एक राशि है फर्नीचर, तो फर्नीचर का अमाउंट केवल डेबिट में है तो डेबिट का अमाउंट केवल डेबिट में लिखिए, क्रेडिट में डैश लगाइए। इस प्रकार से समस्त राशियां एज इट इज आपको लिखनी है। किसी अकाउंट की अगर समान राशि है जैसे कि दिनेश की तो राशि समान है तो भी ये राशि इसमें आएगी, ये देखिए। और टोटल जो है डेबिट का और क्रेडिट अमाउंट का टोटल लगाइए, टोटल दोनों जो है वो समान आ रहे हैं और टोटल का अमाउंट कितना आ रहा है 71,500 डेबिट में भी और क्रेडिट के अंदर। अब ये समझ गए होंगे आप कि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग बराबर क्यों आता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट में एंट्री होती है और क्रेडिट में एंट्री होती है। तो जितना अमाउंट डेबिट में लिखते हैं उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस जो है योग विधि से गणितीय रूप से शुद्ध है। अब आती है
बैलेंसिंग मेथड की बात। तो बैलेंसिंग मेथड भी आपको करना है। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें करना आपको यह है, अगर किसी अकाउंट का समान राशि है उसको नहीं लिखना है, मतलब उसका राशि नहीं लिखनी है, डैश लगाना। जैसे कि दिनेश, तो दिनेश की 2000, ये 2000, यहां पर दिनेश का अमाउंट दोनों पक्षों में नहीं लिखना है और डैश लगाना। बाकी में जिसकी राशि एक तरफ है, जैसे कि देखिए फर्नीचर, स्टॉक, इसी प्रकार से देखिए ये कैपिटल, ड्राइंग्स, चैरिटी, इनका अमाउंट एज इट इज बैलेंसिंग मेथड में लिख दीजिए, क्योंकि इनका एक तरफ ही शेष है। जिनका डेबिट भी है क्रेडिट भी है, तो आप क्या कीजिए, अधिक राशि में से कम राशि को लेस कीजिए और जो अमाउंट आता है उसको कहाँ लिखना है। अगर डेबिट का अमाउंट अधिक है तो आप डेबिट में लिखिए, अगर क्रेडिट का अमाउंट अधिक है तो क्रेडिट में लिखिए। तो दोनों पक्षों में सभी राशियां लिखने के बाद आप लगाइए डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। देखिए दोनों के अमाउंट सेम आएगा। फिर से आप इस प्रश्न को नोटबुक में हल कीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली आपने प्रश्न को हल कर लिया होगा। चलिए, आपने जो प्रश्न हल किया है उसे हम मिलान करते हैं यहां पर किए गए प्रश्न से। देखिए, बैलेंसिंग मेथड से प्रश्न को हल करना है। आपके सामने टोटल मेथड से अकाउंट के डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के टोटल दिए हुए हैं। अब करना आपको यह है कि अगर एक ही बैलेंस आपको दिया है तो उस खाते के बैलेंस को तो एज इट इज लिख दीजिए, और जो खाते दोनों तरफ जिनके बैलेंस है उनका बैलेंस निकालना है और उसको अधिक वाले साइड में लिखना है। समझिए इसको। सबसे पहले है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट में 27,550, क्रेडिट के अंदर है 12,900, डिफरेंस निकालिए इसका, ये आ रहा है 14,650 और डेबिट साइड का अधिक है तो डेबिट साइड के अंदर राशि लिख दीजिए। सेकेंड अकाउंट है फर्नीचर। देखिए फर्नीचर केवल डेबिट में है तो फिर से डेबिट में लिख दीजिए। स्टॉक 10,000 डेबिट में है तो डेबिट में लिख दीजिए। बैंक लोन, तो बैंक लोन में देखिए डेबिट में है 1,000, क्रेडिट के अंदर है 5,000। इसका मतलब है 5,000 का लोन था जिसमें से 1,000 रुपये हमने चुका दिया। अब लोन कितना बचा 4,000 और क्रेडिट साइड के अंदर हमने लिख दिया। नेक्स्ट अकाउंट है परचेज। परचेज में डेबिट में है 4,350, जबकि क्रेडिट के अंदर है 400। अब इसका डिफरेंस देखिए 3,950। डेबिट का अधिक है, डेबिट साइड में लिखिए। अब कुछ अकाउंट देखिए कैपिटल, क्रेडिट के अंदर है तो क्रेडिट में एज इट इज लिख दिया आपने। ड्राइंग्स, चैरिटी डेबिट है, देखिए डेबिट में एज इट इज लिख दिया। फिर कंप्यूटर डेबिट साइड में है, इसे भी डेबिट में एज इट इज लिख दिया गया। और फिर है परचेज रिटर्न, इसका बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में लिख दिया गया। और अब देखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट के डेबिट में 100 रुपीज़, क्रेडिट के अंदर है 50 रुपीज़। दोनों का डिफरेंस निकालिए, डेबिट का अधिक है, डिफरेंस को डेबिट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है सेल्स 4,000, 4,000, लॉस ऑफ हायर 500, 500। अब देखिए अविनाश, अविनाश के डेबिट में है 1,000 जबकि क्रेडिट के अंदर है 5,000। तो 5,000 में से 1,000 लेस कीजिए और यह हो गया क्रेडिट साइड का बैलेंस और यह हमारे है क्रेडिटर। इसी प्रकार से देखिए विनोद, तो विनोद के डेबिट में 3,500 जबकि क्रेडिट के अंदर है 1,500। डेबिट का अधिक है, यह हमारे डेटर है, देनदार है 2,000 रुपये से। फिर है बैंक, बैंक में देखिए डेबिट में 7,500, क्रेडिट के अंदर 1,000, डिफरेंस निकाला 6,500 डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसे हमारे बैंक में जमा है। कमीशन क्रेडिट साइड में है, इनकम हमारे लिए क्रेडिट में लिख दिया। दिनेश, दिनेश के डेबिट में और क्रेडिट के अंदर सेम अमाउंट है, दिनेश अकाउंट बंद हो गया है, इसका बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग मेथड में इसको शामिल नहीं करेंगे। अंत में डेबिट का योग लगाइए, क्रेडिट का योग लगाइए और अपने योग को इस योग से मिलान कीजिए। यह टोटल हो रहा है 51,650। देखिए दोनों का योग बराबर है। इसका तात्पर्य लेखांकन जो हमने किया है उसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन का
दोहरा लिखा हुआ है और दोहरा लिखा होने से जितनी राशि डेबिट में लिखी है उतनी ही क्रेडिट में लिखी है, अतः हमारे लेखे गणितीय रूप से शुद्ध हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ट्रायल बैलेंस पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, किसी प्रकार की शंका है, तो मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, समाधान भी आपको वही मिलेगा। अब तक जो मैंने आपको समझाया है उसके अंदर बहुत सारी बातें ट्रायल बैलेंस की बताई है, ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियां समझाई गई है, साथ ही आपको तलपट में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसे फिर से आप लोग समझ लें अच्छी तरह से, क्योंकि पार्ट 4 के अंदर हम बैलेंसिंग मेथड से एक प्रश्न लेंगे ट्रायल बैलेंस का और समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग मेथड से, या ये कह सकते हैं कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के संबंध में अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं। साथ ही अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो क्या करना है, यह भी हम समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ में अंत तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। मैं फिर से मिलता हूँ ट्रायल बैलेंस पार्ट 4 तक।